हेलो माय डियर फ्रेंड्स, सो वेलकम टू ऑल टू अवर यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हमने ग्रेविटेशन का कुछ हिस्सा देखा था, कुछ पार्ट्स देखा था और जो कुछ बच चुका था अभी इस पार्ट्स में हम कंप्लीट करने जा रहे हैं और इस पार्ट में हम ग्रेविटेशन का दी एंड कर देंगे। तो चलते विदाउट वेस्टिंग टाइम हमारे टॉपिक की ओर। तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है उसमें जो वेरिएशन होता है हाइट के ऊपर जाने पर और डीपली जाने पर क्या क्या होता है। तो इस बार एक और वेरिएशन देखते हैं जो उसकी रोटेशन के कारण होता है। पृथ्वी घूमती है, रोटेट करती है, उसके कारण उसके जी के अंदर जो वैल्यू घटती है वह कितनी घटती है, उसका मैग्नीट्यूड, उसका परिमाण किस फॉर्मूले से दे सकते हैं। चलिए देखते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। वेरिएशन इन जी ड्यू टू रोटेशन। रोटेशन के कारण उसका फॉर्मूला होता है जी डैश इज इक्वल टू एक्चुअल जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कोस स्क्वायर लैम्डा। जो यहाँ पर लैम्डा होता है वह होता है दिक्पात कोण। दिक्पात कोण जो पोल्स होते हैं पृथ्वी के दोनों तरफ ध्रुव होते हैं उन पर दिक्पात कोण 90 डिग्री होता है और इक्वेटर के ऊपर 0 डिग्री होता है। पोल्स पर होता है 90 डिग्री एंड इक्वेटर पर 0 डिग्री। इसलिए जब हम ध्रुव पे जाते हैं, पोल्स पर जाते हैं तो 90 डिग्री या कोस 90 डिग्री का मान 0 हो जाता है। तो इसका मतलब जो एक्चुअल जी था पहले उसमें से जो रोटेट कर रही थी पृथ्वी तब उसमें से कुछ वैल्यू घट रही थी, लेकिन 90 डिग्री पर कोस 0 होने पर ये पूरा 0 हो जाता है, जिसमें से जो घट रही थी वो 0 हो जाती है। इसलिए जी का मान पोल्स पर मैक्सिमम होता है। इसलिए हम जब पोल्स पर जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है। ये क्वेश्चन आपका बनता है यहां से। और इक्वेटर पर 0 डिग्री होता है तो कोस 0 का मान 1 होता है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू जी के अंदर से घटती है वह इक्वेटर पर घटती है रोटेशन के कारण जी के। तो जी का मान पोल्स पर ग्रेटर देन जी इक्वेटर। पोल्स पर जी का मान ज्यादा होता है और इक्वेटर पर कम होता है। ये हो गया आपका फॉर्मूला ड्यू टू रोटेशन जो जी में वेरिएशन होता है वह। तो चलते हैं अब देखते हैं हम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन। सो वर्क एनर्जी एंड पावर में हमने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी, उसके बहुत सारे टाइप्स पढ़े थे और इसमें हम देखेंगे ड्यू टू ग्रेविटी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला। उसका फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी एम इंटू एम अपॉन आर। ये हो गई हमारी अर्थ और ये हो गया एक बॉडी, इसका मास है स्मॉल एम, इनके बीच की दूरी है आर और इसका हमारे अर्थ का है और कैपिटल एम मास। जो उसकी डिस्टेंस होती है, अगर नीचे वाली वैल्यू बढ़ती है यानी डिस्टेंस बढ़ती है दोनों के बीच तो ऊपर वाली वैल्यू घट जाती है, क्योंकि ये माइनस में है तो इसके लिए बढ़ जाती है। अगर माइनस में कोई वैल्यू घटती है तो इसका मतलब एक्चुअल में बढ़ती है। तो इसलिए जब दोनों के बीच की डिस्टेंस बढ़ती है तो जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू ग्रेविटी वो बढ़ती है। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब जो तीसरा टॉपिक होता है वो होता है एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। वह पलायन वेग उसे कहते हैं अगर किसी पिंड को हम यहाँ से पृथ्वी से ऊपर फेंके, वह अंतरिक्ष में चला जाए और पृथ्वी की ओर वापस लौट कर ना आए, जिस वेलोसिटी से हम उसको फेंकते हैं उस वेलोसिटी को एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग कहते हैं। अगर किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकना है और उसको वापस नहीं आने देना है, जैसे कि हमेशा के लिए ऊपर फेंकना है, जैसे रॉकेट लॉन्च करना है, तो उसका जो वेलोसिटी होना चाहिए वह होना चाहिए एस्केप वेलोसिटी या पलायन वेग। हमारी पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, यानी कि किसी वस्तु को 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से फेंकने पर हमारी पृथ्वी से वह पृथ्वी की ओर वापस नहीं लौटती है। उसी को कहते हैं हमारी पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है v e इक्वल टू रूट 2g/r या इस जी की वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे u2 gm/r। ये हो गया
दो फॉर्मूले हो गए। और एक तीसरा फॉर्मूला और आता है जब जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दिया हो क्वेश्चन में तो ये फॉर्मूला काम में लेते हैं, और जब मास दिया हो तो ये फॉर्मूला, और जब डेंसिटी की बात हो तो डेंसिटी में इसको चेंज कर लेते हैं हम। 2g m को लिख देते हैं यहाँ पे, डेंसिटी होती है रो इक्वल टू m अपॉन वी, m को लिखते हैं रो वी। रो वी क्या होता है गोले के लिए 4/3 पाई आर क्यूब, और एक r पहले से नीचे है, इस r से एक r चला जाता है, तो फॉर्मूला बन जाता है r बाहर आ जाता है, r स्क्वायर बच जाता है यहाँ पे 2g रो 4/3 पाई। अब यहाँ से एक सवाल डायरेक्ट बनता है, तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के एंड इसके डेंसिटी के वर्गमूल के, ये फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर। ये तीन फॉर्मूले बनते हैं यहाँ पर, एक तो ये बनता है, और एक ये बनता है, और एक ये बनता है, और ये डायरेक्ट इससे सवाल पूछा जाता है जिसका रिलेशन होता है। ये होगा हमारी एक्स का वेलोसिटी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो हमने देख लिया एस का वेलोसिटी, और अब हम देखते हैं कक्षीय वेग या ऑर्बिटल वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से किसी कोई ग्रह कक्षा में गति करता है उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी या कक्षीय वेग। उसका फॉर्मूला होता है v ऑर्बिटल इज इक्वल टू रूट जी आर या रूट जी एम अपॉन आर। अब इसमें जो रिलेशन होता है एस के वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में, वह होता है रिलेशन एस के वेलोसिटी इज इक्वल टू ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। उसमें जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो एस के वेलोसिटी की रूट 2 गुना होती है। अगर इसको रूट 2 से गुना कर देंगे तो रूट 2g r हो जाएगा, वो है एस का वेलोसिटी हो जाता है। ये हो गया रिलेशन। अब ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड एस का वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी में रिलेशंस। अब देखते हैं हम अगला टॉपिक जो होता है हमारे केपलर्स लॉ होते हैं। केपलर्स ने जो पृथ्वी की गति के संबंधित कुछ नियम दिए थे, 3 नियम दिए थे। तीनों नियम को हम एक एक करके देखते हैं। जो फर्स्ट लॉ होता है केपलर का, पहले उसको देखते हैं। जो पहला होता है वह होता है कि जो पृथ्वी होती है, उसने बताया कि पृथ्वी जो होती है वह एक सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल यानी कि दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में गति करती है, और जो नाभि होती है उसके ऊपर सन होता है। सन से ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारा सन है जैसे, और ये अर्थ इसके चारों ओर इस प्रकार गति करती है। ये हमारी अर्थ है, ये है सन। ये हो गया दीर्घ वृत्ताकार कक्षा, और इसकी नाभि के ऊपर सूर्य होता है। ये दिया था किसने? केपलर्स ने। उसका फर्स्ट लॉ था ये। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है r। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर इलिप्टिकल पाथ पर मोशन करती है। ये हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। अब सेकंड लॉ था। सेकंड लॉ क्या था उसका? सेकंड लॉ में उसने बताया था कि जो पृथ्वी घूमती है तो उसके द्वारा जो प्रति इकाई समय में यूनिट टाइम में जो एरिया घेरती है, यहां से जैसे यहां पर थी अभी यहां पर आ गई, 2 घंटे के बाद यहां पर आ गई, और अगले 2 घंटे में यहां आ गई, तो ये एरिया और ये एरिया दोनों एरिया बराबर होते हैं। जैसे कि यूनिट टाइम में जो एरिया कवर करती है वो अगले उसी समय में उसी टाइम में अगला तय किया गया एरिया दोनों बराबर होते हैं। समान समयांतराल में समान दूरी समान एरिया कवर करती है। एरिया कवर करती
है। ये हो गया केपलर का सेकंड लॉ। और जो केपलर का थर्ड लॉ था वो भी देख लेते हैं। उसमें एक फॉर्मूला दिया था केपलर ने, टी स्क्वायर समानुपाती होता है आर क्यूब के। टी हो गया टाइम पीरियड और आर क्या हो गया, इन दोनों के बीच की दूरी, यानी कि टी स्क्वायर इसके टाइम पीरियड का वर्ग, उसके जो दोनों के बीच की पृथ्वी एंड सन के बीच की जो दूरी होती है उनके क्यूब के स्क्वायर के समानुपाती होता है जो टाइम पीरियड है उसका स्क्वायर। यह हो गया केपलर का थर्ड लॉ। ये हुए तीनों लॉज। तो अब देखते हैं जो एस का वेलोसिटी थी उसके कुछ पॉइंट देखते हैं। अगर किसी ग्रह के ऊपर है उसके गैस के VRMS यानी कि वर्ग माध्य मूल वेग का मान एस के वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाता है तो उसके ऊपर वायुमंडल नहीं होता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर जो वो कैसे होती है, उनका VRMS या वर्ग माध्य मूल मान जो एस का वेलोसिटी होती है चंद्रमा की उससे ज़्यादा हो जाती है। जिससे क्या हो जाता है, उसका जो वो होता है वायुमंडल एनवायरनमेंट, और उसको छोड़ के पलायन कर जाता है। इसलिए वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। किसी भी ग्रह पर वायुमंडल नहीं है तो उसका कारण यही है। ये हो गया इसका एक एस के वेलोसिटी का कुछ हो गया। तो चलते हैं, और आज के लिए इतना ही। और जो ग्रेविटेशनल है आपका वो आज कंप्लीट हो गया है। और अब नेक्स्ट डे आएगा उसमें लेके आएंगे हम एलास्टिसिटी। एलास्टिसिटी क्या होती है, कुछ सब उसके बारे में सब कुछ जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, आपके डाउट सब क्लियर हो जाएंगे। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना और प्रेस द बेल आइकन विदाउट एनी डाउट। ओके, बाय।